लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर जेन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कियानलांग पवेलियन से दो बड़े एल्डर्स यहाँ पर आने वाले हैं मुझसे फाइट करने के लिए। गोल्डन ड्रैगन और फायर ड्रैगन, तुम दोनों के टाइटल्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि तुम दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और साथ ही मास्टर जेन के कंधे के ऊपर दिखाते हैं एक कौवा बैठा होता है। जू फैन कहता है तो इसका मतलब मास्टर जेन के पास एक डीमन क्रो है। डीमन क्रो बहुत ज्यादा स्पेशल एनिमल्स होते हैं, ये अपने सामने आने वाली हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो जितनी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो सारी की सारी इसके मास्टर के पास जाती है। यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे इसका मास्टर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन साथ ही जू फैन हंसते हुए कहता है लेकिन मास्टर जेन को डीमन क्रो का कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ये इस डीमन क्रो की असल पावर को जानते ही नहीं, ये तो किसी एम्परर के इस्तेमाल करने के लायक है। लेकिन जैसे वो उस कौवे को घूर कर देखता है तो उसे उसकी आंख में कुछ नजर आता है। जू फैन कहता है तो इसका मतलब वो गोल्डन लाइटनिंग आई जो कि मास्टर जू से चोरी की गई थी वो इसने अपने डीमन क्रो को दे दी है। अब जू फैन उस आई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लगता है कि गॉड की ब्लेसिंग मेरे ऊपर है, ये आंख तो आज मुझे ही मिलेगी। मास्टर जू भी इस डीमन क्रो की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसके पास तो मेरी गोल्डन लाइटनिंग आई है। मास्टर जू कहते हैं लेकिन इस आंख को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर इस कौवे के पास क्या कर रही है। मास्टर जेन भी हंसते हुए मास्टर जू से कहते हैं क्या तुम्हें बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम्हारी गोल्डन आई मेरे कौवे के पास क्या कर रही है? तुम्हें तो ऐसा ही लगा होगा जैसे मैंने इस आंख को उस दिन डिस्ट्रॉय कर दिया था। और साथ ही वो उसे कहते हैं आज अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इस आंख को हराना होगा। इस गोल्डन लाइटनिंग आई की पावर को तो तुम अच्छी तरह से समझते हो क्योंकि तुमने इसको इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको हराना इतना भी आसान नहीं है। फिर वो कौवा बड़ी स्पीड के साथ मास्टर जू पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। मास्टर सैन भी चलाकर उसे कहते हैं जल्दी से अपना बचाव करो, ये डीमन क्रो तुम पर अटैक करने वाला है। मास्टर जू जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसे ब्लॉक करते हैं लेकिन वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और मास्टर जू पीछे की तरफ गिर जाते हैं। मास्टर सैन और मास्टर लू दोनों ही मास्टर जेन के ऊपर अटैक करने के लिए जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों कहते हैं अगर हम जल्दी से मास्टर जेन को मार डालेंगे तो वो डीमन क्रो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उनके मास्टर जेन तक पहुंचने से पहले ही मास्टर जेन अपनी उंगली को घुमाते हैं और वो डीमन क्रो दूर से ही अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ता है जो कि सीधी आकर दोनों मास्टर्स को लगती है और वो दोनों मास्टर्स पीछे की तरफ गिर जाती हैं और काफी जख्मी हो जाती हैं। जू फैन कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, वो लाइटनिंग आई तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डीमन क्रो के सामने ये तीनों मास्टर्स बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना ये लोग हार जाएंगे। और अगर ये सब लोग हार गए तो मास्टर जेन इन सबको मार डालेंगे जिसकी वजह से मेरी लू फैमिली खतरे में आ जाएगी, इसलिए मुझे ये सब कुछ होने से रोकना होगा। जू फैन जल्दी से अपने ब्लडी बेबी को निकालता है और उसे मास्टर जेन की तरफ भेजता है और कहता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा बचा है, मुझे जान की बाजी लगाना होगी। अगर मास्टर जेन ने मेरे ब्लडी बेबी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं भी साथ मर जाऊंगा। मास्टर जेन अपने कौवे से लाड करते हुए कहते हैं ये कौवा तो बहुत ज्यादा काम का है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, इस कौवे की मदद से मैं तीनों मास्टर्स के साथ एक साथ फाइट कर सकता हूँ, अब तो मुझे किसी का भी डर नहीं रहा। वो तीनों मास्टर्स फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास आई ऑफ गॉड है तो तुम हमसे जीत सकते हो? मास्टर सैन उसे कहती हैं लगता है कि तुम अपने आप को भूल चुकी हो कि तुम हमारे जितने ही पावरफुल हो, ये डीमन क्रो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और साथ ही वो आगे बढ़ती है और उनकी स्किन भी गोल्डन कलर की हो जाती है क्योंकि उनका नाम गोल्डन ड्रैगन है। वो बाकी के दोनों मास्टर से कहती है तुम दोनों पीछे रहो, मैं अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करने वाला हूँ। वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेते हैं। एक तरफ से मास्टर का बड़ा सा ड्रैगन आगे की तरफ बढ़ता है जबकि दूसरी तरफ से डीमन क्रो आगे की तरफ बढ़ता है। वो दोनों आपस में टकराने वाले होते हैं। मास्टर जेन भी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर सैन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगा था कि मास्टर सैन के पास इतनी ज्यादा पावर होगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा डीमन क्रो हार जाएगा। मास्टर जेन अपने साथ वाले साथियों से कहते हैं सब लोग मिलकर अटैक करो और वो सारे अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए बड़ी बड़ी चेन्स बना लेते हैं और मास्टर सैन के ड्रैगन को जकड़ लेते हैं। मास्टर जेन कहते हैं मुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए थी कि तुम कियानलांग पवेलियन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर हो, इसलिए हम तीनों मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। मास्टर जेन कहते हैं हालांकि अगर मेरे पास आई ऑफ गॉड नहीं होती तो अभी मैं तुम सब लोगों को हरा सकता था, लेकिन अब जबकि मेरे पास आई ऑफ गॉड है इसलिए तुम सब लोग मुझे नहीं हरा सकते। मास्टर जेन हंसते हुए कहते हैं अब तुम सब लोगों के बचने का कोई चांस नहीं, मैं तुम तीनों को एक साथ ही मार डालूंगा। जबकि जू फैन भी उस पर निशाना लगाकर खड़ा होता है तो कहता है लगता है कि ये बूढ़ा आदमी कुछ ज्यादा ही भुदक रहा है, लेकिन इसके जीतने का कोई चांस नहीं क्योंकि मैं भी इस बैटल में उतर चुका हूँ। उसका ब्लडी बेबी पीछे से आराम से आता है और मास्टर की बॉडी के अंदर चला जाता है। जैसे वो मास्टर जेन की बॉडी के अंदर जाता है मास्टर जेन वहीं पर रुक जाते हैं। मास्टर जेन के रुकने की वजह से बाकी के दोनों जो उनके साथ साथी होते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए वो सारे लोग मिलकर भी मास्टर सैन के ड्रैगन को नहीं रोक पाते और मास्टर सैन का ड्रैगन आजाद हो जाता है और उनका ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और मास्टर जेन के एक बाजू को काट देता है। बाकी के तीनों मास्टर्स को भी अभी तक समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जबकि मास्टर जेन भी वहीं पर खड़े होते हैं और कहते हैं लगता है कि कियानलांग पवेलियन वालों ने मेरे ऊपर कुछ सीक्रेट अटैक किया है जो कि मुझे नहीं पता चला कब उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया। मास्टर जेन कहती है ये तो कोई सीक्रेट डीमन मैजिक है, लगता है कि उनके पास कोई डीमन कल्टिवेटर है जिसने मेरे ऊपर सीक्रेट अटैक किया है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा। फिर मास्टर जेन अपने साथियों से कहती है चलो जल्दी से यहाँ से वापस चलते हैं और वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं। वो तीनों मास्टर्स भी उनका पीछा करते हैं। जू फैन जल्दी से अपने ब्लडी बेबी को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है और कहता है ये लोग तो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इन्हें अपने मसले को खुद ही सुलझाने दो, अब मैं यहाँ पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता।
जूफैन कहता है उस कौवे के पास जो लाइटनिंग आई है वो मुझे लाजमी तौर पर चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी ज्यादा चीजें नहीं है जो कि इस डीमन एम्परर को अट्रैक्ट कर सकें, इसलिए वो आई मुझे चाहिए चाहिए। जूफैन कहता है चलो मेरी शुरुआत तो अच्छी हो गई, अब वापस चलकर लू फैमिली को प्रोटेक्ट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जैंगमिंग आने वाला है लू फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए। जबकि लू फैमिली की रेजिडेंस वाला सीन दिखाते हैं जहाँ पर जैंगमिंग योमिंग के बंधु के साथ वहाँ पर आता है, जबकि रस्ते में उसे लॉन्गजी और लॉन्गनुई रोक लेते हैं। वो उन सब पर अटैक कर देते हैं, लॉन्गनुई भी उन पर अटैक करती है और उनका रास्ता पीछे से ब्लॉक कर देते हैं और उनको सेंटर में फंसा लेते हैं। वो सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लोग तो यहाँ पर पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं, जैसे इन्हें पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। लॉन्गजी और लॉन्गनुई के साथ उनके सारे गार्ड्स भी होते हैं और वो मिलकर उन पर अटैक करते हैं। जैसे योमिंग वैली वालों को पता चलता है कि ये एक अटैक है, वो लोग भागना शुरू कर देते हैं, जबकि वो सारे मिलकर उनको मारना शुरू कर देते हैं। जूफैन भी वहीं छत पर खड़ा देख रहा होता है और कहता है लगता है कि ये लोग अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। फिर जूफैन अपने लू फैमिली के रेजिडेंस की तरफ देखता है तो जैंगमिंग अपने साथियों के साथ उस तरफ आ रहा होता है लू फैमिली को बर्बाद करने के लिए। जैंगमिंग आते ही रेजिडेंस के बाहर वाले दरवाजे को किक मारकर तोड़ देता है और कहता है जल्दी से अपनी मार्शल आर्ट्स हमारे हवाले कर दो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जबकि अंदर कोई भी नहीं होता। जूफैन ऊपर से नीचे उतरता है और कहता है बस यहीं पर रुक जाओ, इससे आगे तुम लोग नहीं जा सकते क्योंकि तुम लोग यहीं पर मरने वाले हो। जूफैन उसे कहता है तुम कौन हो, क्या तुम लू फैमिली से हो? जूफैन से कहता है हाँ मैं लू फैमिली से हूँ, मेरा नाम जूफैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ। जैंगमिंग जूफैन से कहता है वैसे तो मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम हमारे सामने आ चुके हो तो सबसे पहले तुम्हें मारते हैं। वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इसे मार डालो। उसका एक साथी जल्दी से आगे बढ़ता है और जूफैन पर जैसे अटैक करने लगता है जूफैन उसके चेहरे पर अपना हाथ मारते हुए उसे जमीन पर पटक देता है और बाकी साहब से कहता है तुम्हें क्या लगता है इस तरह के कमजोर से सोल्जर्स को आगे बेचकर तुम मुझे मार सकते हो? जैंगमिंग कहता है ये तो एक डीमन कल्टीवेटर है। जैंगमिंग उससे पूछता है तुम हो कौन? लू फैमिली के पास इस तरह का कोई डीमन कल्टीवेटर नहीं है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जूफैन उसे अपने बारे में बताता है कि मैं वही अल्केमिस्ट हूँ जो मिस ली के साथ मास्टर का इलाज करने के लिए आया था और तुमने हम दोनों को तहखाने में बंद कर दिया था। जैंगमिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तो इसका मतलब वो बुढ़े आदमी तुम थे, अब मुझे जल्दी से बताओ मास्टर और मिस ली कहाँ पर है? जूफैन कहता है क्या तुम कोई इडियट हो, क्या तुम्हें इस बात का नहीं पता अगर मैं जहाँ पर हूँ तो वो दोनों भी तो यहीं पर होंगे। जैंगमिंग कहता है अब मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, अगर मैं तुम्हें उसी वक्त वहीं पर मार देता तो ज्यादा बेहतर रहता। जूफैन कहता है लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम आज भी ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि जाओकुई यहाँ पर नहीं है। लास्ट टाइम जब तुमने हमें पकड़ा था तब तुमने हमें इसलिए नहीं मारा क्योंकि वहां पर जाओकुई नहीं थी, क्योंकि तुम हमें मारने के बाद जाओकुई पर सारा इल्जाम लगाना चाहती हो क्योंकि वो मिस ली की मेड है। जूफैन साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैंगमिंग की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, मास्टर जेन से भी ज्यादा डेंजरस, इसका किलिंग इंटेंट तो मास्टर जेन से भी ज्यादा है। जैंगमिंग अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करते हुए अपनी इलेक्ट्रिक स्केल को यूज करता है और जूफैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जूफैन उसे कहता है क्या हुआ, अब तुम मुझसे इतना ज्यादा डर गई हो कि अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए मुझसे फाइट करना चाहते हो, हालांकि मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ। जैंगमिंग उसे कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, मैं यूक्वान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ जिसे तुमने मारा था और तुम मुझे आसानी से नहीं हरा पाओगे। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है जूफैन के इर्द गिर्द एक शील्ड होती है जिस शील्ड से वो टकराकर पीछे गिर जाता है। जैंगमिंग गिरने के बाद जूफैन से कहता है ये क्या था, तुमने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई हुई है? जूफैन कहता है हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, तुम यूक्वान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मेरे सामने तो तुम बिल्कुल एक कीड़े मकोड़े की तरह हो, क्योंकि मैं भी अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। मेरे सामने तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं और तुम्हारे जैसे कचरे के लिए सिर्फ मौत है। और साथ ही जूफैन अपनी एक फॉर्मेशन में से एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन निकालता है और जैसे इस पर अटैक करने लगता है मिस ली वहां पर भागती हुई आ जाती है और जूफैन से कहती है रुक जाओ, इसे मैं मारूंगी। जूफैन का ड्रैगन जो कि उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है उसी वक्त कहीं से अचानक उसके इर्द गिर्द चेन्स लिपट जाती हैं और वो उन चेन्स के अंदर बंध जाता है। जूफैन कहता है लगता है कि यहाँ पर कोई और मास्टर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसने मेरे ड्रैगन को रोक लिया है। मिस ली भागती हुई इसके पास आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें कितनी देर से कह रही हूँ कि रुक जाओ, लेकिन तुम रुक क्यों नहीं रहे? जूफैन कहता है जो भी मेरे ऊपर अटैक करेगा या मेरी लू फैमिली पर वो मेरा दुश्मन है, मैं उसे मार डालूंगा। उसी वक्त सामने की तरफ दिखाते हैं जैंगमिंग के सामने एक और मास्टर अपीयर होते हैं। उन मास्टर का नाम मास्टर जुन होता है। मास्टर जुन भी योमिंग वैली के 12 एल्डर्स में से एक है। मास्टर जुन आते ही जैंगमिंग से कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। जैंगमिंग चिल्लाकर कहता है लेकिन मास्टर मुझे इसे अपने हाथों से मारना है, मुझे अपने ब्रदर का बदला लेना है, यूक्वान को इसने मारा था। मास्टर जुन उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम इस लायक नहीं हो कि इसे मार सको, ये तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं तुम्हें काफी अर्से से जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इस लड़के के सामने तुम सिर्फ एक कीड़े मकोड़े हो जो कि तुम्हें अपने हाथों में मसल देगा, इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मास्टर जुन जूफैन से कहते हैं मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम हमारी योमिंग वैली के साथ हाथ मिला लेते हो तो हम अपनी सारी पुरानी बातों को भूल जाएंगे। जूफैन उनकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है मास्टर जुन आपको क्या लगता है कि आप मुझसे फाइट करने के लायक हैं? क्या आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मुझे हरा सकते हैं? योमिंग वैली से एक मास्टर आती है जिनका नाम मास्टर जुन होता है। मास्टर जुन आते ही जैंगमिंग से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इस लड़के का मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिर वो जूफैन से कहती है जूफैन तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम हमारी योमिंग वैली को ज्वाइन कर लेते हो तो हम पुरानी बातों को भूल जाएंगे और हमारी फाइट यहीं पर खत्म हो जाएगी। जबकि जूफैन उनसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि मुझसे फाइट कर सकते हो? तो यहीं से हमारी एपिसोड 16 की शुरुआत होती है। मास्टरों से कहते हैं तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस वक्त समझ रहे हो कि यहाँ पर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही वो अपने हाथ से अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी चेन्स निकालते हैं और जैंगमिंग के साथ उसके जितने भी साथी होते हैं वो उन सबको मार डालते हैं और कहते हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम्हारा हाल भी इन्हीं जैसा होगा जैसे मैंने इनका किया है। मास्टर जून ने जिन लोगों को मारा है वो जैंगमिंग के साथ ब्लैक विंड माउंटेन से आए होते हैं, यानी कि वो मिस ली के परिवार के लोग हैं। जूफैन हंसते हुए से कहता है मास्टर जून ये सारे लोग तो तुम्हारे अपने थे क्योंकि ब्लैक विंड माउंटेन
आइलैंड वालों के साथ तो तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इन सब ने तो योमिंग वैली वालों को ज्वाइन किया हुआ था, फिर तुमने इन सबको क्यों मार डाला? मास्टर जून उसे कहते हैं मुझे इन सबको यहाँ पर बचाने के लिए आना पड़ा। सभी को पता चल चुका है कि यहाँ पर ये सब कुछ योमिंग वैली वालों ने करवाया है, इसलिए मुझे इन सबको मारना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पीछे कोई सबूत बचे। जू पैन मास्टर जून की बात सुनकर हंसना शुरू कर देता है और मास्टर जून से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी योमिंग वैली की औकात मेरी नजर में कितनी है? साथ ही वो इशारा करते हुए कहता है जितनी औकात इस जैंगमिंग की तुम्हारी नजर में है उतनी ही औकात योमिंग वैली वालों की मेरी नजर में है। बिल्कुल एक चूंटी की तरह। जिस तरह तुम लोग जैंगमिंग को जब चाहे मसल सकते हो, इसी तरह मैं योमिंग वैली को भी मसल सकता हूँ। मास्टर जून उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मौत का डर नहीं है। जू पैन कहता है मास्टर आपको क्या लगता है, क्या आप मुझे मार सकते हैं? मास्टर जून उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसका अपना पंजा मारने लगते हैं जू पैन फिर से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। उसी वक्त जैंगमिंग का सीन दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो जू पैन को हरा नहीं पाया। जैंगमिंग कहता है जू पैन तुम मेरा इंतजार करो, मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगा और स्ट्रॉन्ग बनकर आऊंगा ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं, तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। और साथ ही वो वहां से भागना शुरू कर देता है। मिस ली की नजर उस पर पड़ती है और वो कहती है ये कहां पर भाग रहा है, और वो भी उसके पीछे लग जाती है। जबकि जू पैन कहता है ये लड़की तो बहुत बड़ी बेवकूफ है जो अकेले उसका पीछा कर रही है, और साथ ही वो अपने ब्लडी बेबी को निकालकर उसके पीछे भेज देता है, यानी मिस ली का साथ देने के लिए भेज देता है। जू पैन का ध्यान क्योंकि भटक जाता है, इसलिए सामने की तरफ जैसे ही वो देखता है तो मास्टर जून उसकी शील्ड को तोड़ने के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। वो उसकी शील्ड के ऊपर पंचेस मार रहे होते हैं। मास्टर जून कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये छोटी सी शील्ड तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगी? जू पैन को जब लगता है कि जो मेरी शील्ड को तोड़ देंगे, जू पैन जल्दी से अपने हाथ में की पावर को रिलीज करता है और मास्टर पर अटैक करता है, जिससे मास्टर पीछे जाकर गिरते हैं। मास्टर जून ऊपर हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं और जू पैन से कहते हैं तुम तो अभी एक छोटे से बच्चे हो, लेकिन फिर भी तुम पैन लॉन्ग की थर्ड और एक और कंट्रोल कर रहे हो। ये प्रोटेक्शन शील्ड तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है, मेरे सामने तुम्हारी ये शील्ड नहीं टिक पाएगी। और वो फुल पावर के साथ फिर से नीचे की तरफ आते हैं जू पैन पर अटैक करने के लिए। जू पैन जल्दी से अपने सामने फॉर्मेशन ओपन करता है और एक 6 लेयर वाली शील्ड बनाता है। मास्टर उसकी शील्ड को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ रही होती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसे स्केल के मास्टर को हराना इतना ज्यादा आसान है? तुम्हारी ये छोटी छोटी शील्ड्स मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। लेकिन जैसे ही मास्टर जून उसकी सारी शील्ड्स को तोड़ते हुए उसके करीब पहुंच जाते हैं, लास्ट पर जू पैन एक और फॉर्मेशन ओपन की होती है जो कि 5th लेवल की अरे की होती है, 5th लेवल की शील्ड की। साथ ही जू पैन अपने पहले ड्रैगन को बाहर निकालता है। मास्टर वहीं पर हवा में रुक जाते हैं। मास्टर जून भी जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करते हुए फिर से अपनी चेन्स को निकालते हैं और उसके ड्रैगन को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके पहले ड्रैगन को अपनी चेन्स में बांध लेते हैं, जू पैन सेकंड ड्रैगन को बाहर बुलाता है। मास्टर उसके सेकंड ड्रैगन को अपनी चेन में बांधने लगते हैं। उसी वक्त जू पैन अपने तीसरे ड्रैगन को बाहर निकालता है, फिर चौथे ड्रैगन को, फिर 5वें को, 6वें को, 7वें को और फिर 8वें ड्रैगन को। जू पैन टोटल 9 ड्रैगन्स को बाहर निकालता है। मास्टर भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहती है मैंने गलती कर दी, ये तो 3rd लेवल की अरे नहीं बल्कि 5th लेवल की अरे है। ये लड़का तो वाकई में जीनियस है। वो सारे के सारे 9 ड्रैगन मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जू पैन कहता है क्या आप तुम्हें महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? ये 5th लेवल की अरे है, इससे तुम नहीं बच पाओगे। मास्टर जून उसके सामने हंसना शुरू कर देते हैं और जू पैन से कहते हैं तुम तो अभी बहुत ज्यादा यंग हो, लेकिन तुम 5th लेवल की अरे बना सकते हो। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया, मैं तुम्हें फिर से एक मौका देता हूँ, तुम हमारी योमिंग वैली को ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें बहुत सारी मार्शल आर्ट सिखाएंगे, तुम अपनी इस टेक्निक को और भी ज्यादा बेहतर कर पाओगे। जू पैन हंसते हुए कहता है तुम्हारी कचरा वैली मेरे लायक नहीं है कि मैं उसे ज्वाइन करूं। मास्टर जून जू पैन से कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो फिर मुझे तुम्हें मारना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे जीनियस लड़के को इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने दे सकता अगर तुम हमारी योमिंग वैली को ज्वाइन नहीं करते तो। एक तरफ जू पैन के 9 ड्रैगन्स हैं और दूसरी तरफ मास्टर जून अकेले हैं। वो ड्रैगन उस पर अटैक करते हैं। मास्टर जून को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। वो सारे ड्रैगन्स एक एक करके उस पर अटैक करते हैं। मास्टर जून वहां से नीचे गिर जाते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। यू पैन योमिंग वैली का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम लोग तो मेरी 5th अरे के सामने भी नहीं टिक पाए, तुम्हें एल्डर किसने बना दिया? तुम्हारी योमिंग वैली तो वाकई में कचरा है। तुम्हारी योमिंग वैली को 7 बिग फैमिलीज होने का हिताब नहीं मिलना चाहिए था। मास्टर जून फिर से गुस्सा हो जाती हैं और उसे कहते हैं बच्चे अब अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक पर भी माफी मांगोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। मास्टर जून अपने पास एक मैजिक वेपन निकाल लेते हैं। ये उनका एक स्पेशल वेपन है जो कि वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही निकालते हैं। जू पैन भी उस मैजिक ट्रेजर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक मैजिकल वेपन है। जू पैन मास्टर जून से कहता है क्या तुम्हें इस बात पर शर्म नहीं आ रही कि तुम एक छोटे से लड़के से फाइट करने के लिए अपने मैजिक वेपन को यूज कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करने पर बाकी की सारी 6 फैमिलीज तुम्हारे नाम पर हंसेंगी? मास्टर जून आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अगर आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाते हो तो फिर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा कि मैंने सीक्रेट वेपन को यूज किया था तुम्हें मारने के लिए। जू पैन भी उनकी बातों का हैरान हो जाता है और कहता है मैं तो इसको उकसाने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस तरह की बातें करूंगा, तुझे अपना मैजिक वेपन यूज नहीं करेगा, लेकिन इसने तो मेरी बात ही नहीं मानी। लगता है कि इसे अपनी बेइज्जती और योमिंग वैली की बेइज्जती का जरा भी असर नहीं है। जू पैन कहता है शायद इसी वजह से इस मास्टर के साथ कोई फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये भी एक डीमन कल्टीवेटर है। डीमन कल्टीवेटर सारे इसी तरह के होते हैं, शेमलेस। उन्हें अपनी बेइज्जती या इज्जत का कोई भी परवाह नहीं होता। उन्हें तो बस अपने दुश्मन को मारना होता है। एक बार फाइट स्टार्ट हो गई या तो मरो या फिर मार डालो। जू पैन कहता है अगर मैं इसकी जगह पर होता तो मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन मेरे पास अफसोस कोई भी मैजिक वेपन नहीं है। मास्टर जून अपने मैजिक वेपन को उसके ऊपर इस्तेमाल करते हुए कहते हैं अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जबकि जू पैन भी फिर से अपने ड्रैगन्स को निकालता है और उसके मैजिक वेपन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर जून का मैजिक वेपन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जू पैन के जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वो उन सबको काट देता है और फिर वो वापस घूमते हुए मास्टर जून के पास चला जाता है। जू पैन
कहता है ये वेपन तो बहुत ज्यादा फास्ट है। मास्टर जून उसे कहते हैं इस बार तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं, तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे। जू फैन उसके मैजिक वेपन की तरफ देखकर कहता है ये तो एक थर्ड लेवल का मैजिक वेपन है। मास्टर जून उसे कहते हैं तुम्हारी नजर तो बहुत ज्यादा तेज है जो तुमने इसको पहचान लिया। हाँ ये वाकई में एक मैजिक वेपन है, वो भी थर्ड लेवल का, और इस वेपन का नाम मून व्हील है। जू फैन कहता है अच्छा ठीक है मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हारी जोमिंग वैली को ज्वाइन कर लूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मास्टर उसे कहते हैं नहीं, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम ये फैसला नहीं ले सकते, अब तुम्हें मरना होगा। और साथ ही वो जू फैन की तरफ जा रहा होता है, उसे वहीं से वापस की तरफ मोड़ते हैं और मास्टर ली की तरफ ले आते हैं। लेकिन उसी वक्त जू फैन कहता है मास्टर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतना ज्यादा टाइम दे दिया। और साथ ही वो कहता है अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 5th लेवल की अरे की पावर क्या होती है। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, और जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है गोल्डन कलर के चमकते हुए ड्रैगन्स निकलते हैं। सारे के सारे 9 ड्रैगन मिलकर एक ही गोल्डन कलर का चमकता हुआ ड्रैगन बनाते हैं, और वो ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो सीधा मास्टर जून की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे वो मास्टर जून को अपने मुंह में लेता है मास्टर जून की बॉडी ओबिलिटरेट हो जाती है, यानी कि वो जलकर खाक हो जाती है। जबकि 5th लेवल की अरे की पावर रिलीज होने की वजह से जंगल के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है और एक बीम ऊपर की तरफ जाती है। मास्टर सैम दूर से ही उस बीम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि वहां पर कोई मार्शल आर्ट्स मास्टर है जो कि हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सब लोग कहते हैं ये धमाका तो qianlang पवेलियन में हुआ है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा क्योंकि वहां पर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर है। फिर वो तीनों मास्टर वापस उस धमाके वाली जगह की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जू फैन अपनी 5th लेवल की अरे की पावर को यूज करते हुए एक जबरदस्त धमाका करता है। वो मास्टर जून को तो मार देता है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। तीनों मास्टर दूर से इसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं लगता है वहां पर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स का मास्टर है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा, कहीं वो qianlang पवेलियन पर अटैक न कर रहा हो। मास्टर जू पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं जब हम लोग उस धमाके वाली जगह की तरफ देख रहे थे मास्टर जेन यहाँ से भाग गए हैं। मास्टर जेन तो वहां से भाग जाते हैं जबकि उनके 2 एल्डर्स अभी वहीं पर होते हैं। वो एल्डर्स कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें भी वहां पर जाकर देखना चाहिए जहां पर धमाका हुआ है? दूसरे एल्डर से कहते हैं क्या तुम कोई बेवकूफ हो, हम लोग वहां पर क्यों जाएंगे? क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर जेन के पास इतनी पावर है कि वो इतनी ज्यादा जबरदस्त धमाका कर सके? ये मास्टर जेन नहीं है, वहां पर कोई और मार्शल आर्ट्स का स्ट्रॉन्गर मास्टर है जो कि मास्टर जेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी तीनों मास्टर भी उसी तरफ चले गए हैं, हम लोग वहां पर जाकर मरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, चलो वापस चलते हैं और जाकर अपने एल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं। फिर वो दोनों भी वापस चले जाते हैं। फिर उस धमाके वाली जगह का सीन दिखाया जाता है। मास्टर ली उसकी पावर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर ली सोच रहे होते हैं मुझे तो लगा था यहाँ पर आकर जब मुझे फाइट करना पड़ेगी तो हो सकता है कि तीनों qianlang पवेलियन के मास्टर यहाँ पर आ जाएंगे हमारी फाइट को देखकर, लेकिन ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने तो उसको एक ही झटके में मार डाला और इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि मास्टर की तो हड्डियां भी नहीं बची। इसने योमिंग वैली के एक एल्डर को मार डाला है जो कि अपनी टियानजान स्टेज में था, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये लड़का तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। मास्टर ली जू फैन से कहते हैं जो भी तुम्हारा ऑर्डर होगा अब मैं नेक्स्ट वही करूंगा। जू फैन कहता है आपको बस एक ही काम करना है, मेरी लू फैमिली का ख्याल रखना, मैं अभी एक काम निपटा कर आता हूँ। मिस ली जैंगमिंग के पीछे चली गई है, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। मास्टर ली उसे कहते हैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जाओ और उसे वापस ले आओ, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, मैं लू फैमिली का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा और उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जू फैन कहता है बहुत ही जल्दी तीनों एल्डर्स यहाँ पर पहुंच जाएंगे और वैसे भी यहाँ पर अब कोई भी दुश्मन नहीं बचा क्योंकि वो सारे यहाँ से भाग चुके हैं, इसलिए ये लोग सेफ रहेंगे। और जबकि मास्टर ली भी यहीं पर है तो लू फैमिली की सेफ्टी बहुत ज्यादा इंश्योर हो चुकी है। मैं चला जाता हूँ। मास्टर जून का मून व्हील वहीं पर पड़ा होता है। जू फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है अब मैं अपनी सेफ्टी के लिए इस मैजिक ट्रेजर को अपने पास रख लेता हूँ जो कि मास्टर जून अपने पीछे छोड़ गए हैं। जू फैन कहता है ये अब फ्यूचर में मेरे बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है। नेक्स्ट सीन में जैंगमिंग को दिखाते हैं जो कि भागता हुआ जंगल के अंदर चला जाता है और एक दरख्त के साथ जाकर रुकता है और अभी भी जू फैन को गालियां दे रहा होता है कि ये सब कुछ जू फैन की वजह से हुआ है। उसी वक्त मिस ली उसके पीछे आ जाती है और उसे कहती है यहीं पर रुक जाओ, हमारा हिस्सा भी बराबर नहीं हुआ। जैंगमिंग जल्दी से उसके इर्द गिर्द देखता है, उसे वहां पर जू फैन नजर नहीं आता। वो कहता है चलो शुक्र है यहाँ पर अकेली आई है। वो उसे कहता है सिस्टर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए आई हो? मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है आज मैं अपने फादर के नाम पर लगा हुआ डब्बा साफ कर दूंगी और तुम्हें मार डालूंगी, तुम एक गद्दार हो। जैंगमिंग उसके पास होने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है मैं एक गद्दार कैसे हो गया, शुरुआत से ही मैं योमिंग वैली वालों के साथ था, मैं तो एक स्पाई था इसलिए मैं गद्दार नहीं हूँ। और साथ ही वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है तो वो स्ट्रेंथ के साथ मुझे मार सकती हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ। मिस ली उसे कहती है चाहे मैं तुम्हें आज ना ही मार पाई फिर भी मैं तुम पर इतना ज्यादा अटैक करूंगी कि तुम्हें बहुत ज्यादा जख्मी कर दूं। क्या तुम वो सारी बातें भूल चुके हो जो कि हमारे फादर ने तुम्हारे साथ अच्छाई की थी, उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। साथ ही वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और जैंगमिंग से कहती है साथ ही मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, क्या तुमने मुझे कभी लाइक किया था? जैंगमिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें लाइक करूंगा? अगर मुझे कभी शादी करनी भी हुई तो मैं 7 फैमिलीज में से किसी बड़ी फैमिली की लड़की से शादी करूंगा क्योंकि मैं योमिंग वैली का एक स्टूडेंट हूँ। तुम्हारे जैसी लड़की से तो मैं कभी भी शादी ना करूँ। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, वो भी एक स्टूडेंट्स के तौर पर, यानी कि दोनों ही मास्टर के स्टूडेंट हैं, इसलिए एक दूसरे को ब्रदर एंड सिस्टर कहते हैं। लेकिन इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है क्योंकि ये शादी करने वाले थे। मिस ली उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है मैं इस सब के लिए तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन जैंगमिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जैसे उस पर अटैक करने लगता है उसी वक्त वहां पर ब्लडी बेबी आ जाता है और उस पर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ गिरा लेता है।
जैंगमिंग पीछे दरख्त के साथ जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। मिस ली कहती है ये ब्लडी बेबी तो जू फैन का है, लगता है कि जू फैन ने मेरी हेल्प करने के लिए इस ब्लडी बेबी को यहाँ पर भेजा होगा। मिस ली जैंगमिंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जैंगमिंग उसके सामने मिन्नतें करना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम वो दिन भूल चुकी हो, हम दोनों ने कितने अच्छे पल अपने साथ गुजारे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत पल थे, उन सबको याद करो और प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। तुम तो मुझसे प्यार करती थी, क्या अब क्या हुआ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मिस ली उसे कहती है क्योंकि तुम्हें ये सारी बातें याद है इसलिए तो मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। और जैसे ही वो उस पर अटैक करने लगती है उसी वक्त उस पर अटैक होता है और वो पीछे हट जाती है। मास्टर जेन वहां पर आ जाते हैं। मास्टर जेन जैंगमिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, हमारे प्लान का क्या बना, हमने तुम्हें एक काम दिया था, क्या तुमने अपने मिशन को पूरा किया? लेकिन साथ ही वो जैंगमिंग की हालत देखकर समझ जाते हैं कि उनका प्लान फेल हो चुका है। वो उसे कहते हैं चलो ठीक है मेरे साथ वापस चलो, इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले मुझे इस छोटी लड़की को मारना होगा। और साथ ही मास्टर जेन अपने पंजे को सामने की तरफ करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर जेन अपना पंजा लेकर मिस ली के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। मिस ली को भी ऐसे ही लगता है कि अब उसके बचने का कोई भी चांस नहीं है, लेकिन उसी वक्त मून व्हील वहां पर आता है और मास्टर जेन पर अटैक होता है। मास्टर जेन जल्दी से पीछे की तरफ हट जाते हैं। वो मून व्हील यानी कि मैजिक वेपन जू पैन ने यूज किया होता है। जू पैन हंसते हुए मास्टर जेन से कहता है आपको तो शर्म आनी चाहिए, योमिंग वैली के एक एल्डर होकर आप एक छोटी सी लड़की को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर जेन उसे वहां पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तो तुम जू फैन हो, लेकिन तुम्हारे पास ये मून व्हील क्या कर रहा है? मास्टर जून कहां पर है, तुमने उनके साथ क्या किया है? जू फैन मास्टर जेन से कहता है जरा अपना दिमाग लगाकर देखो, तुम्हें क्या लगता है मास्टर जून के साथ क्या हुआ होगा जो उनका मून व्हील मेरे पास है? मास्टर जेन भी उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक यंग लड़का है, ये मास्टर जून को कैसे मार सकता है? मास्टर जेन कहते हैं चाहे कुछ भी हुआ हो, मास्टर जून मारी क्यों ना गए हो, लेकिन उनका मून व्हील इस लड़के के हाथ में नहीं होना चाहिए, जो योमिंग वैली वालों की प्रॉपर्टी है और जो मुझे वापस चाहिए। जू फैन टेलीपैथी को यूज करते हुए मिस ली से कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनना, जैसे तुम्हें मौका मिले अपनी इलेक्ट्रिक पावर को यूज करते हुए मास्टर जेन के दिल पर अटैक करना, लेकिन तुम्हारा निशाना बहुत ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए और बिल्कुल टाइम पर होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने मिस कर दिया तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। मास्टर जेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें ये ट्रिक यूज करना पड़ेगी। मिस ली उसका प्लान सुनने के बाद सोच रही होती है ये मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी जॉन्टियंस लेवल की लास्ट स्टेज पर है, इसलिए इनका डिफेंस बिल्कुल भी वीक नहीं होगा। अगर मैं इन पर अटैक करती हूँ और मेरा अटैक फेल हो जाता है तो मास्टर जेन मुझे मार डालेंगे। क्या जू फैन ऐसा बंदा है जो कि अपने लिए अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस कर सकता है? हो सकता है कि इसने थोड़ी देर पहले मुझे इसीलिए बचाया हो कि ये मुझे मास्टर को मारने के लिए चारे के तौर पर यूज कर सके। ये तो वाकई में एक डीमन कल्टीवेटर है। मिस ली कहती है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है अगर ये मुझे यूज करके मास्टर जेन को मारना चाहता है? मैं जब यहाँ पर आई थी तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे या तो मरना है या फिर किसी को मारना है। अगर ये मुझे यहाँ पर सैक्रिफाइस करना चाहता है तो मैं इसका साथ दूंगी। जू फैन कहता है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वो दोनों मिलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जू फैन अपने मून व्हील को लेकर सामने की तरफ बढ़ता है। मास्टर जेन कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि ये दोनों मेरे ऊपर पहले अटैक करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मून व्हील है जो कि मुझे हर्ट कर सकता है। ये दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचा सके। मास्टर जेन बड़े ही आराम से खड़े होते हैं। सबसे पहले मिस ली उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मास्टर जेन को लगता है यही मुझ पर अटैक करने वाली है और वो कहते हैं ये तो एक कीड़ा मकोड़ा है, इसकी मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। लेकिन उसी वक्त बिजली की तेजी के साथ जू फैन उसके सामने आ जाता है और मास्टर जेन पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर जेन भी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मास्टर जेन जू फैन से कहते हैं तुम्हारी ये ट्रिक किसी और पर काम कर सकती है, लेकिन तुम्हें क्या लगा था ये वाली ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी? मैं एक एल्डर मास्टर हूँ। जू फैन हंसते हुए उसे कहता है लेकिन हमने तुम्हें बेवकूफ तो बना दिया है, हमारी ट्रिक तुम्हारे पर काम कर गई है। उसी वक्त जू फैन का ब्लडी बेबी मास्टर की बॉडी के अंदर चला जाता है और मास्टर वहीं पर फिर से रुक जाते हैं। ब्लडी बेबी के उनके बॉडी के अंदर जाने के बाद मास्टर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब वहां पर तुम थे जिसने मेरे ऊपर सीक्रेट अटैक किया था, जिसकी वजह से मास्टर सैन ने मेरा एक बाजू काट दिया। मास्टर जेन उसे कहते हैं बस इंतजार करो, जैसे मैं तुम्हारे स्किल से आजाद हो जाऊंगा मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। जू फैन हंसते हुए कहता है एल्डर जेन, लेकिन इस बार हमने आपको फिर से बेवकूफ बना दिया है, इस बार आपके बचने का कोई चांस नहीं। उसी वक्त मिस ली जू फैन के पीछे से निकलती है और अपनी फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए सीधा मास्टर जेन के दिल पर अटैक करती है। दिल पर अटैक होने की वजह से उनका दिल फट जाता है, जिसकी वजह से उनके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जू फैन मास्टर जेन से कहता है आपने बहुत ही गलत गैस किया, यहाँ पर मेन अटैकर मैं नहीं था बल्कि ये लड़की आप पर अटैक करने वाली थी। तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ मून व्हील ही तुम्हें हर्ट कर सकता है, इसलिए मैंने मून व्हील को यूज ही नहीं किया। तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी है, इस वक्त तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने डिफेंस को बरकरार रख सके, और इसके अलावा मैंने अपने ब्लडी बेबी के साथ अपनी कुछ की को मिलाकर तुम्हारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया था। मास्टर जेन कहते हैं ये लड़का तो वाकई में एक डीमन कल्टीवेटर है, इसने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, और साथ ही वो बातें करते हुए नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। जू फैन भी अटैक की वजह से काफी ज्यादा जख्मी होता है और काफी ज्यादा थका हुआ भी होता है। वो वहीं पर दरख्त के साथ बैठ जाता है और कहता है चलो इस बुड्ढे का किस्सा खत्म हुआ। जू फैन कहता है एक डीमन कल्टीवेटर होने के नाते हमें सब कुछ करना पड़ता है अपने दुश्मन को मारने के लिए, जहां तक कि हम लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। मेरा ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर था, अगर वो लड़की गलत निशाना लगाती और मेरा ब्लडी बेबी उसे इफेक्ट होता तो मैं भी साथ ही मारा जाता। मैंने इस रिस्क को लिया, लेकिन मेरा प्लान काम कर गया।
जबकि मिस ली भी यही सोच रही होती है। मुझे नहीं लगा था कि ये अपनी जान की सेक्रीफाइस दे रहा है, मुझे तो लगा था कि मुझे एक चारा बना रहा है। इसने तो मुझे अटैक करने के लिए मौका दिया ताकि मैं उस पर अटैक करके उसको मार सकूं। मिस ली जल्दी से उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, जू फैन मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जू फैन कहता है, नहीं तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, मेरा ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर था, अगर मेरा ब्लडी बेबी जख्मी होता है तो मैं भी जख्मी होता हूँ। मिस ली कहती है, मैंने तो शुरू से इसे गलत समझा, मुझे तो यही लग रहा था कि मुझे चारे के तौर पर सेक्रीफाइस करने वाला है, लेकिन इसने तो अपने ब्लडी बेबी को यूज कर लिया। जू फैन मिस ली से कहता है, मास्टर की बॉडी से तुम्हें बहुत सारा खजाना मिल सकता है, क्योंकि ये एक जोमिंग वैली का मास्टर है, इसके पास बहुत कुछ हो सकता है, ट्रेजर्स और बहुत कुछ, तुम वो सब कुछ रख सकती हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 17 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।